ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहां आम कही थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। मैं आज मेरठ वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरठ की ये पावन धरा जब आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नमो भारत रैपिड ट्रेन और लखनऊ से मोदीपुरम तक, मेरठ से मोदीपुर तक मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी और उत्साह का क्षण है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ वासियों की ओर से और गाजियाबाद वासियों की ओर से
हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय राज्य सभापति दिलीप शइकिया डांगरिया, माननीय भूपेन कुमार बरा डांगरिया आमार दলৰ सक्रिय सदस्यतारो जी आमार रिसिप्ट সেই ৰিচিপ্ট प्रदान কৰিছে। बीजेपी नरेंद्र मोदी नितिन नवीन जी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा दिलीप शइकिया भारत माता के वंदे। आपकी पार्टी से ही भूपेन बोरा अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है कि उनके जाने से नुकसान हुआ या कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ? नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो उनका जो जगह है जहां से वो लड़ने का पिछले 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था, वहां का जितना तृणमूल पर्याय का नेता कर्मी है, सब ने तो उनका साथ जाने का इरादा नहीं बनाया। बताया हम लीडर चले जाए, हम ग्रासरूट का आदमी, हम कांग्रेस करेंगे। इसीलिए उसका खुद जगह में ही हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और बाकी जगह में नहीं होगा, क्योंकि भूपेन जी ज़्यादा जो भी बताया उसका तो अपना मुंह में ही दोबारा मतलब अपना बात को ही उसको स्वलो करना हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि नुकसान कर पाएगा। और किस लिए गया है ये बात तो मालूम हो जाएगा, अभी वो खुद बताया कि हमको अगर 50 करोड़ देगा तो हम ले लेंगे, स्टेडियम बनाएंगे। ऐसे नहीं होता है। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी होना चाहिए सबके लिए और जहाँ जो ज़रूरत उसी हिसाब से, लेकिन जो अन्याय कर रहा है संविधान के खिलाफ काम रहा है, इसीलिए हम आदमी लोग को जागृत किया है। राहुल जी न्याय यात्रा दिया था हमें और उसी का मुताबिक कांग्रेस अभी बहुत एक्टिव है। अच्छा रिजल्ट का उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बीजेपी का जो वादा था, जैसे 2014 का 16 मई का बाद जो घुसपैठी है उसको वापस जाना है, वो तो किया नहीं। नया 2024 का दिसंबर तक घुसपैठी को असम में रहने का सुविधा करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कोई एक मजहब के लिए फ्री है, दूसरा मजहब के लिए फ्री नहीं है। हमारा देश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब अभी असम का जो एकॉर्ड है, जो राजीव गांधी ने 1985 में असम का प्रोग्रेस के लिए, असम का ब्रदरहुड के लिए दिया था, तो उसका खिलाफ बीजेपी जा रहा है। तो ये सब आदमी को अभी मालूम हो गया। 6 कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने वाला था, शाही बागान का मजूरी 351 करने वाला था, अच्छा दिन लाने वाला था, असम का बाढ़ और जो इरोजन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला था, युवाओं को नौकरी देने वाला था। ये कोई तो वादा उसने रखा नहीं, इसीलिए एक जनगण का मन में एंटी बीजेपी माहौल है और कांग्रेस और दूसरा एंटी बीजेपी पार्टी का साथ एक अलायंस बना के, महाजुट बना के हम लोग आगे रणनीति तैयार करेंगे और जीतेंगे। आपकी पार्टी से ही भूपेन बोरा अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है कि उनके जाने से नुकसान हुआ या कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ? नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो उनका जो जगह है जहाँ से वो लड़ने का पिछले 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था, वहाँ का जितना तृणमूल पर्याय का नेता कर्मी है, सब ने तो उनका साथ जाने का इरादा नहीं बनाया। बताया हम लीडर चले जाए, हम ग्रासरूट का आदमी, हम कांग्रेस करेंगे। इसीलिए उसका खुद जगह में ही हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और बाकी जगह में नहीं होगा, क्योंकि भूपेन जी ज़्यादा जो भी बताया उसका तो अपना मुंह में ही दोबारा मतलब अपना बात को ही उसको स्वलो करना हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि नुकसान कर पाएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव 2026 अभी हमारे नज़दीक आ गए है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय
नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिल करके एक जन आशीर्वाद यात्रा का हमने एक योजना बनाई और आगामी 28 फरवरी को असम के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के गरिमामय उपस्थिति और संबोधन से उनका नेतृत्व में ये जन आशीर्वाद यात्रा हम शुरू करेंगे। ऐतिहासिक हमारे थेकियाजुली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर में हमारा एक बहुत ही जागृत मंदिर है गुप्तेश्वर देवालय, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और ये अभी हम लोगों ने 8-9 मार्च तक हम लोगों ने इस यात्रा का फेज 1 हम फाइनल किया है। यात्रा के प्रमुख के रूप में, संयोजक के रूप में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल जी रहेंगे, साथ में प्रदेश महामंत्री अनूप बर्मन और हमारे ही एक वरिष्ठ कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा जी यात्रा का वो देखभाल करेंगे पूरे यात्रा का। कुल मिलाकर के जो हमने पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने असम के लोगों के लिए हमने जितना करा काम, असम के समृद्धि, असम की सुरक्षा के लिए, और आगामी 2026 विधानसभा में जनता का प्यार, जनता का समर्थन और विशेष करके जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए हम ये यात्रा का हमने परिकल्पना किया है। और कुल मिलाकर के डेली कम से कम 1 लाख लोग उस यात्रा के समय में हमको आशीर्वाद देने के लिए हम 1 लाख लोगों तक पहुंचेंगे। और साथ में मिनिमम 4 विधानसभा हम उस एक दिन का यात्रा में कवर करेंगे। और कुल मिलाकर के 70 से 80 किलोमीटर का एक दिन का हमारा रूट बनेगा, रूट मैप। तो कुल मिलाकर के ये यात्रा एक के असम का जो हमारा सुरक्षित असम बनाने का जो लक्ष्य है, विकसित असम बनाने का हमारा जो लक्ष्य है, और भारत के विकास के मानचित्र में असम को प्रमुख स्थान मिले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, तो यही उद्देश्य लेकर के हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। और साथ में हर दिन यात्रा में नेशनल लेवल के कोई एक बड़ा हमारा आज भारतीय जनता पार्टी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन भूपेन बोरा जी ने योगदान किया है। कल भूपेन बोरा जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी साक्षात किए थे। भूपेन बोरा जी का बहुत बड़ा कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन था और कम से कम 33 इयर्स उन्होंने कांग्रेस को सेवा किया था। आज से उनका एक नया जीवन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रथम ये नीति को आगे रखते हुए हम लोग एक साथ काम करेंगे और भूपेन बोरा जी को भी मैं उनका नया राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ। Time has not been led by the Supreme Court has said very expeditiously to do it, and this doubt cases actually that the judicial officers will do it. I hope so. Within 10 days or 15 days it has to be done. If they will do it, 100% confidence. The power of the commission has first time has been curtailed by the Supreme Court. If you see any judgment, any order, supremacy of the election commission has not been questioned by the Supreme Court at any point of time. But this is the first time in the history the Honorable Supreme Court has questioned the supremacy of the election commission of India. Because it was apparent before the Supreme Court. There was a trust deficit was there. Why the election commission could not build up? And repeatedly it has been said, the only exceptional case is state of West Bengal where these are the restrictions are being imposed. Not a single state this
restrictions have been imposed. Time has not been led by the Supreme Court has said very expeditiously to do it, and this doubt cases actually. देखिए, पश्चिम बंगाल में जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत दिन से शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की सरकार की किसी भी स्टेप न्यायालय पे चैलेंज हो जाता है और इस सरकार की न्याय व्यवस्था के ऊपर कोई आस्था नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिस स्थिति ऐसा बना दिया पश्चिम बंगाल को, किसी भी संवैधानिक संस्था को यह काम करने का भी मौका नहीं है। एसआईआर होना ये तो तैयार है, 12 राज्य में एसआईआर चल रहा है, एक ही राज्य में क्यों ये जुडिशियरी सिस्टम को यूज करना पड़ रहा है? उसका कारण क्या है? कारण यही है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है इसको लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं है। चुनाव इन लोगों का पास एक कंपल्शन है, कोई चॉइस नहीं है। ये सार्वत्रिक रूप से पश्चिम बंगाल के लिए एक शर्मनाक घटना है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत दिन से शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की सरकार की किसी भी स्टेप न्यायालय पे चैलेंज हो जाता है और इस सरकार की न्याय व्यवस्था के ऊपर कोई आस्था नहीं है। मुझको लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा चलाने के लिए। मुझको लगता है, देखिए, जहाँ जहाँ एसआईआर हुई है वहाँ से ये साफ तौर पे खबरें आ रही हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता से नहीं हो रही और टारगेट करके लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो अनुभव है वो आपके सामने है। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को खुद इस देश की सर्वोच्च अदालत में जाकर, उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने प्रदेश का उनको मुकदमा रखना पड़ा। तो इसलिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर समक्ष विपक्ष का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ एसआईआर हुई है वहाँ আমাদের এ নিয়ে মন্তব্য করার কিছু নেই। যা হচ্ছে সুন্দর হচ্ছে। 28 তারিখে একটা ভোটার লিস্ট বেরোবে, তারপরে যারা সন্দেহজনক তাদের সাপ্লিমেন্ট লিস্টে নাম আসবে, কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম আসতে গেলে 3টা কাগজ দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট যা করেছে, এক্সেপশন যেমন তেমনি একদম টাইট করে দিয়েছে। 3টে কাগজ আপনাকে দেখাতে হবে, আপনি ভারতীয় আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার 18 বছর হয়ে গেছে আপনাকে দেখাতে হবে। পরিষ্কার বলা আছে কবে কার সার্টিফিকেট লাগবে, 87-র আগে জন্ম, 87-র পরে বাবা মার জন্ম, সব বলা আছে। একদম পরিষ্কার। বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এই কাগজ দেখাতে পারবে না, আর কোর্ট নিযুক্ত লোকেরা তথ্য এবং কাগজের বাইরে যাবে না। আমাদের জানার কোনো দরকারই নেই। আমাদের এ নিয়ে মন্তব্য করার কিছু নেই। যা হচ্ছে সুন্দর হচ্ছে। 28 তারিখে একটা ভোটার লিস্ট বেরোবে, তারপরে যারা সন্দেহজনক তাদের সাপ্লিমেন্ট লিস্টে নাম আসবে, কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম আসতে গেলে 3টা কাগজ দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট যা করেছে, এক্সেপশন যেমন তেমনি একদম টাইট করে দিয়েছে। 3টে কাগজ আপনাকে দেখাতে হবে, আপনি ভারতীয় আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাতে হবে, আপনার 18 বছর হয়ে গেছে আপনাকে দেখাতে হবে। পরিষ্কার বলা আছে কবে কার সার্টিফিকেট লাগবে। ममता बनर्जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्या अन्य राज्य से आने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? भारत की पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है। भारत एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हर राज्य का भारतीय
कहीं भी जा सकता है, बच सकता है, पर ममता जी क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर तुच्छ राजनीतिक लाभ लेने का खतरनाक खेल खेल रही हैं। आज राहुल गांधी और कांग्रेस के अंदर और टीएमसी और ममता बनर्जी जमायते इस्लामी और मुस्लिम लीग बनने की होड़ में है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी में मॉडर्न जिन्ना बनने की होड़ लगी है। इसलिए आप क्षेत्रवाद का, कभी सनातन का, ऐसे मुद्दे उठाकर तमस व तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी, बंगाल की जनता और देश की जनता आपका असली घिनौना चेहरा पहचान चुकी है। ममता बनर्जी को स्पष्ट ये गले की फांसी बन गई है और हमारे प्रधानमंत्री से 3 सीधे सवाल हैं। देखिए, ये रहा राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट। इन्होंने पोस्ट किया 2 तारीख यानी फरवरी 2 को 10:30 बजे रात भारतीय समय के अनुसार। और इसमें राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्रीड टू अ ट्रेड डील। इसका मतलब क्या है कि मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूं, मैं उनको सम्मान देता हूं, पर उनके निवेदन के अनुसार, उनके कहने के अनुसार तत्कालीन इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ये ट्रेड समझौता कर रहे हैं। यानी कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को मजबूर किया ये ट्वीट करने के लिए। और क्यों? 2 तारीख को क्या है? 2 तारीख का महत्व क्या है? 2 तारीख दोपहर को राहुल गांधी के भाषण से, लोकसभा में जो उनका भाषण था, उससे घबरा गए, भोखला गए, हेडलाइन डाइवर्ट करना चाहते थे, न्यूज जो समाचार है उसको डाइवर्ट करना चाहते थे, ध्यान हटाना चाहते थे। और ट्रंप को कहा इसको तुरंत फौरन अनाउंस कीजिए। ये तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, एट हिज रिक्वेस्ट। आप जानते थे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने वाला है। 2-2.5 महीने से उम्मीदें थी कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पर आपने जल्दबाजी क्यों की 2 तारीख को? तो हमारा सीधा सवाल प्रधानमंत्री से पहला सवाल ये है, जल्दबाजी 2 तारीख को क्यों की? आपने राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों कहा कि इसकी घोषणा करो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, सारी टैरिफ रणनीति रद्द कर दी है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने। निर्णायक ढंग से 6 न्यायाधीशों ने कहा है कि यह गैर कानूनी है, अमेरिका के कानून के खिलाफ है। देखिए, ये बात जो है, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके प्रशासन ने जो टैरिफ लगाई है अन्य देशों पर, उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कानून के माध्यम से उन्होंने टैरिफ लगाया वो अवैध है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार इन डेवलपमेंट्स को बहुत माइन्यूटली फॉलो कर रही है। इसके बाद क्या होगा, भारत और यूएस के बीच में किस प्रकार की समझौता होगी, सरकार पूरी तरह से इस पर मॉनिटर कर रही है। और मुझे यकीन है सरकार जो भी निर्णय लेगी, भारत सरकार, वो आम भारत नागरिकों के हित में होगी, आम किसानों के हित में होगी और छोटे व्यापारियों के हित में होगी। देखिए, ये बात जो है, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके प्रशासन ने जो टैरिफ लगाई है अन्य देशों पर, उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कानून के माध्यम से उन्होंने टैरिफ लगाया वो अवैध है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार इन डेवलपमेंट्स को बहुत माइन्यूटली फॉलो कर रही है। इसके बाद क्या होगा, भारत और यूएस के बीच में किस प्रकार की समझौता होगी, सरकार पूरी तरह से इस पर मॉनिटर कर रही है। और मुझे यकीन है सरकार जो भी निर्णय लेगी, भारत सरकार, वो आम भारत नागरिकों के हित में होगी, आम किसानों के हित में होगी और छोटे व्यापारियों के हित में होगी। देखिए, ये बात जो है, जो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका's judgment, which reflects the sentiment of the not only in India, elsewhere, where unreasonable tariffs been
levied by the US government and president. Our leader Rahul Gandhi ji always saying the tariffs between India-US is hurting our farmers, our exports and our agriculture sector. And the Prime Minister of India should take his personal friendship with President Trump to get a leverage the Indian exports, pharmaceuticals, textiles, agriculture products to be protected. Now we are fighting with the Bangladesh. Bangladesh in advantageous position in textiles exports, and Indian farmers are getting affected. So far, the trade details has not revealed to the people of India, and Congress party and our leader protesting, demanding from the NDA government that they should reveal whatever secret pact they've entered with the American government. So our demand, the tariff between India-US should be mutually beneficial, and the farmers of India should be protected, and the textile export should be at an advantageous position compared to Bangladesh exporting to America. America is a great friend of India. We have a traditionally for last 5 decades extremely good relations. During UPA government, it is civil nuclear deal which is under Prime Minister then Manmohan Singh ji and UPA chairperson Sonia Gandhi ji. Civil nuclear deal was supported by the American government. That's a historical agreement between India and US, and it is UPA government convinced the US not to support the Pakistan-sponsored terrorism, and that is the biggest achievement between Indo-US relations. सर ट्रंप ने जो टैरिफ है नए टैरिफ वो अब 10 से 15 कर दिया है। नहीं, मैं क्या कहूंगा, सरकार क्या कह रही है। कल सुबह आपके वायर सर्विस से बात हुई, शाम में जाकर के एक बहुत ही सैनिटाइज्ड प्रेस रिलीज आई। जब इतना बड़ा कंफ्यूजन हो पूरे देश में और एक बड़े सेक्टर में हाहाकार मचा हुआ, उसके बाद मुझको नहीं लगता है कि किस प्रकार का नेगोशिएशन हो रहा है और हो भी रहा है या नहीं। मंत्री जी राज्यसभा में आते हैं, बयान देके निकल जाते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं, डाउट क्लियर करने की कोई संभावना नहीं। तो ये ओपेसिटी क्यों है? विदेशी मेहमान आए हुए थे, गांव में भी किसी के दरवाजे पर कोई कुटुंब आते हैं, गेस्ट आते हैं, उस समय दुश्मन भी उनके ऊपर नहीं प्रहार करता, गाली देता। ये तो मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दिया, देश को अपमानित किया। और राहुल गांधी अबोध बालक की तरह काम करते हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अर्बन नक्सल के रूप में बना दिया है और देश को अपमानित करने का काम किया। क्या एआई समिट हो रहा था, सबसे ज्यादा अब तक 10 देशों से ऊपर के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, 5 लाख विजिटर आए हुए थे और उन्होंने कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये इससे बड़ा बदतमीजी कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है। आज जो लोग ये समर्थन कर रहे हैं, देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति। समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।